जय श्री श्याम दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास रहेगी रैंका सीरीज, ये हमारी क्लास 3rd है। ठीक है, यानी अभी तक अगर आपने इससे पहले की जो क्लासेस नहीं देखी हैं तो इससे प्रीवियस आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास को देख सकते हैं। जैसा कि आपको पहली क्लास में बताया गया था, ये जो हम रैंका सीरीज लेकर आए हैं उसका जो मेन मोटिव है, जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो है आपको इस बार हर हाल में दरोगा बनाना है, वर्दी पहनानी है भैया। यानी कि टारगेट है हमारा CGL 2024। इस बार टारगेट बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है सब्जेक्टिव वाइज चलेगी तो आपके लिए और भी बेटर रहेगा। अभी हम रैंका सीरीज में पॉलिटी रन कर रहे हैं और ये हमारे पॉलिटी का 3rd पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी सीरीज को लेकर आएंगे तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा और बहुत जल्द आपके लिए स्टैटिक क्लास भी लेकर आएंगे। ये पूछ रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से अनुकूलित है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर एन एडेप्टेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे DPSP हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। जैसे ही नाम आएगा तो आपको बताया गया था ये किस पार्ट से रिलेट करते हैं? पार्ट 4th से रिलेट करते हैं। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भाग 4 में बताए गए हैं और जो इनके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल बताइए, आर्टिकल के बारे में बताइए फटाफट से, किन आर्टिकल से रिलेट करेगा यहाँ पर? ये आर्टिकल 36 to 51। वेरी गुड। यानी कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है DPSP राइट रहेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये आपके नॉन जस्टिसेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, यानी कि ये वाद योग्य नहीं होते। वाद योग्य मतलब आप इनकी जो न्यायालय में डिमांड नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का यदि वॉयलेशन होता है, आपके शोषण होता है, तो आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और वहां पर उनकी डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। लेकिन DPSP राइट में ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा के जो सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के यानी संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो कौन थे? यहाँ पर संविधान सभा की सलाहकार की यदि पूछा जाए, एडवाइजर की पूछा जाए, कौन थे? तो आप कहोगे BN राव। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया था, BN राव। BN राव ने ये सुझाव दिया था कि हमारे अधिकार 2 तरह के होने चाहिए, एक वाद योग्य और एक वाद योग्य नहीं होने चाहिए, एक जस्टिसेबल और एक नॉन जस्टिसेबल होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में बताए गए हैं। ठीक है, और DPSP हमारे भाग 4 में। मौलिक अधिकार जस्टिसेबल होते हैं, वाद योग्य होते हैं, लेकिन ये वाद योग्य नहीं होते, ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। 2 तरह के जो कि अधिकार होने चाहिए, BN राव ने कहा था। BN राव कौन थे भैया? संविधान सभा के सलाहकार थे, एडवाइजर थे। तो यहाँ पर ये पूछा गया किस देश से लिया है? सभी को पता है, एरिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कि आपके आइलैंड से लिया गया है। ठीक है, आइलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है? बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के पार्ट 3rd में बताए गए, भाग 3 में बताए गए हैं। और इसी पार्ट को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। यानी ऐसे अधिकार जिन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये पूछ रहा है बिल ऑफ राइट से प्रेरित है
किस देश के? अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन और कनाडा। आपको पता है अमेरिका में इन्हें हम जो है मौलिक अधिकार को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, उससे ये प्रेरित है। यानी मौलिक अधिकार हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किए? द आंसर विल बी अमेरिका। आप ये भी कह सकते हो कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, वो हमने अमेरिका से लिए, वहां पर इन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस पार्ट को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट, भारत देश के वेस्टमिनिस्टर मॉडल। अरे बहुत ही सुंदर प्रश्न है भैया, वेस्टमिनिस्टर मॉडल, इसको हाईलाइट कर लीजिए, शब्दों को हाईलाइट कीजिए। पर आधारित एक संसदीय लोकतंत्र है। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, फ्रांस या द यूनाइटेड किंगडम। आंसर होगा द यूनाइटेड किंगडम। अब ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या है होता है भैया? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भैया ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्टमिनिस्टर मॉडल? ठीक है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल मोस्टली आपने देखा होगा, ये ब्रिटेन की बात करें, कनाडा की बात करें, कनाडा में भी वेस्टमिनिस्टर मॉडल को भी अडॉप्ट किया गया है, या न्यूजीलैंड वगैरह की हम बात करें तो न्यूजीलैंड में भी इसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन देशों में वेस्टमिनिस्टर मॉडल का मीनिंग होता है कि वहां पर जो हमारा जो सरकार होगी वो किस फॉर्म में होगी? पार्लियामेंट्री। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में होगी, संसदीय सरकार होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार होगी, हम कह सकते हैं संसदीय सरकार। अब संसदीय का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर संसदीय सरकार का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि भैया बेसिकली आपने देखा संसदीय सरकार का जो तात्पर्य होता है कि यहाँ पर जो नेशन का हेड होगा, नेशन का हेड, राष्ट्र का जो मुखिया होगा वो होगा प्रेसिडेंट, या फिर हो सकता है मोनार्की भी हो जैसा कि ब्रिटेन में है, और गवर्नमेंट का जो हेड होगा, सरकार का जो मुखिया होगा वो होगा आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जहां पे भी वेस्ट मिनिस्टर मॉडल अडॉप्ट किया जाएगा वहां रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो फीचर्स हैं आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने कहा स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो ये इंस्टीट्यूशन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये जो फंक्शन है ये सब मोस्टली देखा जाता है किसमें? वेस्टमिनिस्टर मॉडल। ठीक है, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है, सभी के लिए इक्वलिटी की बात की जाती है। ठीक है, जहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर एक संसदीय लोकतंत्र है वो हमने अडॉप्ट किया है यूनाइटेड किंगडम। और कहाँ कहाँ पर है? आप कनाडा, न्यूजीलैंड वगैरह देश देख पा रहे हैं। चलिए बताइए फटाफट से आंसर आपके लिए भाई। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई थी? ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। द कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ठीक है, आप ये बताइए कि जो हमारी संशोधन करने की प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, वो हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? क्या ये हमने साउथ अफ्रीका से किया है, जर्मनी से किया है, कनाडा से किया है, या ऑस्ट्रेलिया से? जल्दी से बताइए, 1 मिनट है आपके पास, कमेंट करके बताइए फटाफट। बता दीजिए भाई, जल्दी से, डू फास्ट। कहां से लिया गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जो भी साउथ अफ्रीका का अगर ये आप आंसर बता रहे हैं तो ये सही होगा। ठीक है, जो हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई है जिसे हम अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, अमेंडमेंट। ठीक है,
हम इसे अमेंडमेंट प्रोसीजर के नाम से जानते हैं, अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक है, जो हमारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में बताई गई है, आर्टिकल 368। ठीक है, हमारे संविधान में जो संशोधन होता है उसका जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 में बताया गया है, और ये जो प्रावधान है हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है, यानी कह रहा है जो भारतीय संविधान का कौन सा प्रोविजन है जो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, बताइए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, एडवाइजरी जुडिक्शन या कंसेप्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट। हमें आंसर ये सही प्रतीत हो रहा है कि हमने जो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था वो अडॉप्ट किया है समवर्ती सूची की अवधारणा। ठीक है, कौन सी सूची, समवर्ती सूची, कंसेप्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट। आपको पता है जब हम सब्जेक्ट लिस्ट की बात करते हैं, एक होता है हमारा यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और फाइनली एक जो बताया गया है वो है आपका कंकरेंट लिस्ट। यानी कि ये ऐसा लिस्ट है, एक ऐसे सब्जेक्टों का लिस्ट है जिस पर स्टेट भी कानून बना सकता है, यानी यूनियन भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कनाडा से ही हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है। किसको, फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है। जो संघीय जो आपका व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है, वो भी कनाडा से ली गई है, जहां पर सेंट्रल आपका क्या है, पावरफुल है कंपेयर देन स्टेट। चलिए, कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों जैसे कुछ श्रेणियों के लोगों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है। कहता है भैया जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जैसे कुछ श्रेणी लोगों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है। विच आर्टिकल अलाउ द स्टेट टू मेक प्रोविजंस for the upliftment of certain category of people like socially and culturally backward classes and scheduled castes। बता दीजिए फटाफट से। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वेलिटी, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 14 में। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया भैया, इक्वेलिटी, ये भी इक्वेलिटी की बात करता है, इक्वेलिटी बिफोर पब्लिक अपॉर्चुनिटी, पब्लिक अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब जो भी हम जो हमारा पब्लिक नियोजन होता है, जो हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, वहाँ पर इक्वलिटी की बात करता है आर्टिकल 16। 17 किसकी बात करता है, सॉरी यहाँ पर आर्टिकल 17 होगा, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, abolition of untouchability related to which article, then answer will be 17। अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत जिसे हम छुआछूत भी कहते हैं, उसका जो अस्पृश्यता का जो अंत है वो किसमें बताया गया, आर्टिकल 17। तो यानी आंसर जो रहेगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में ये अनुच्छेद जो है ये पावर देता है कि भैया बेसिकली ये प्रोविजन इसके थ्रू बना सकते हैं अपलिफ्टमेंट फॉर सर्टेन कैटेगरी,
क्योंकि ये क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ, ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जब डिस्क्रिमिनेशन की प्रोहिबिट की बात कर रहा है तो साथ ही साथ ये कहता है कि जो बैकवर्ड क्लासेज है, जो SC ST है, इनके लिए वर्क करना चाहिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करना चाहिए, आर्टिकल 15 में बताया गया है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन समान रोजगार का प्रावधान करता है? Which article of the Indian Constitution provide for equal employment under the state? अब भैया ये तो आर्टिकल 16 ही करता है, अभी बताया था, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि समान जो कि अवसर की बात करता है नियोजन के समय, ये आर्टिकल 16 है। अगर आप ये कहते हैं कि जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो सर क्या आपको लगता है कि ये इस समय जो है राज्य समान की बात करता है, समान रोजगार की बात करता है? रिजर्वेशन हमारा सिलेक्शन तो जो है 90 पर जाके होता है, कुछ लोगों का जो है 60-70 का होता है। तो ये आर्टिकल 16 का 4th क्लॉज क्लियर करता है। आर्टिकल 16 का जो 4th क्लॉज है वो ये अपने आप में डिक्लेरेशन देता है कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 का विरोध नहीं करता। ये उन लोगों को दिया जाता है जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, शोषण हुआ है, ऐसे लोगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए ये रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार ये किसको शक्ति देता है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए जो भी उसने एक्शन लिया है, किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, यानी कि आप उसे अदालत में नहीं ले जा सकते। एज पर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, who among the following shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the power and duty of his office? हमने कहा गवर्नर, ठीक है, हमने कहा गवर्नर, और इसके टॉप में रहता है प्रेसिडेंट। क्या रहेगा? प्रेसिडेंट। गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, राज्य कार्यपालिका का मुखिया होता है, प्रेसिडेंट संघीय कार्यपालिका यानी कि यूनियन का हेड होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। ये तो आपको मालूम है। ये दोनों ही ऐसी पोस्ट है, आर्टिकल 361 में बताया गया है कि अपने पोस्ट के यानी अपने पद के दौरान कोई भी कार्य करते हैं, कोई ड्यूटी करते हैं, तो ये किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते। ये आर्टिकल 361 ने बताया है और ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए है, ये दोनों जवाबदेह नहीं होते। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है? दल बदल, ठीक है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बात है, आंसर दिया गया सर, शेड्यूल 10th, वेरी गुड। यानी कि ये कौन सा शेड्यूल होगा? 10th शेड्यूल। फिर भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इतना जल्दी मत कीजिए भाई। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया contains provision for disqualification of legislator on the grounds of defection, ठीक है। हम इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। ये किस में बताया गया है? 10th शेड्यूल में बताया गया, ठीक है। ये 10th शेड्यूल में बताया गया, 10वीं अनुसूची में हमारे में ये बताया गया है। चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बहुत ही आसान की, जो भैया प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो नियुक्ति होगी, वो किसके द्वारा होगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा होगा। ये किस आर्टिकल ने बताया है? विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडिया स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए फटाफट से। आर्टिकल 74, 76, 73 या फिर 75। आर्टिकल 75 में हमें बताया गया है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इधर क्लियर, एंड अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट on the advice of प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वह अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी कि पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को चाहेगा उसे मंत्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 75 में ये छपा हुआ है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि आर्टिकल 75। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 74 की, तो इसमें क्या बताया गया था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया था। किसके बारे में बताया था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एन एडवाइस प्रेसिडेंट। यही बताया गया था भैया। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और इसका जो मुखिया होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। ये हमें आर्टिकल 74 में बताया गया था। आर्टिकल 74 का जो सेकंड क्लॉज है, आर्टिकल 74 का, यानी कि अगर लिखा हो आर्टिकल 74 का, यदि आपको सेकंड क्लॉज कहीं दिख जाए तो समझ जाना उसमें बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद द्वारा जो सलाह दी गई है, किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो एडवाइस प्रेसिडेंट को दी गई है, क्या दी गई है या नहीं दी गई है, आप किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 74 में जो कि क्लाउज सेकंड में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 76 अगर हम बात करें आर्टिकल 76, तो ये किसके बारे में बात करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 76 डिस्क्राइब द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कौन? भारत का महान न्यायवादी। किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 76 में बताया गया है। किसके द्वारा इसकी नियुक्ति होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी, प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36, 51 तक जो बताया गया है से संबंधित है। अभी आपको बताया था ये किससे संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mention that all the authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court? ये जल्दी से बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? फटाफट से आंसर बताइएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आपके आंसर का वेट कर लेते हैं। दूसरा आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर इक्वल जस्टिस एंड द फ्री लीगल एड? फ्री लीगल एड तो भैया ये डीपीएसपी राइट बनता है, यानी 39A। 39 में फ्री लीगल एड की बात की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कौन सा प्रावधान से प्रेरित है? यानी जो हमारी ड्यूटीज है,
किसकी बात करेंगे हम? फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटीज, पिछले क्वेश्चन का अभी तक कमेंट में आंसर नहीं आया, जल्दी से बताइए। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किस देश से अडॉप्ट किए हैं भैया? आप कहोगे फ्रॉम, अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसएसआर। यूएसएसआर सोवियत संघ से हमने इसको अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, यानी कि ये डी इज द राइट आंसर। किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था? अकॉर्डिंग 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42 अमेंडमेंट of the constitution 1976, according which amendment fundamental duties established, then answer will be 42 amendment of the constitution in which year? 1976। अगर आपसे पूछ लिया जाए ओरिजिनल ड्यूटीज क्या है भाई? ओरिजिनल ड्यूटीज, तो ओरिजिनल ड्यूटीज बात कर रहा है तो ये होंगी हमारी 10। कितनी होंगी? 10 ड्यूटीज ओरिजिनल। बट प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में कितनी ड्यूटीज है? 11 ड्यूटीज है। वर्तमान में कितने कर्तव्यों की बात कर रहा है? 11 कर्तव्यों की बात कर रहा है। किस संशोधन के तहत 11वीं ड्यूटीज को ऐड किया गया था? आप कहोगे 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग? 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। अमेंडमेंट 86वें संशोधन के तहत, ठीक है, 2002 में 11वीं ड्यूटीज ऐड की गई थी। एडेड 11th ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 11वां कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो किस संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 11 ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर।